Good morning, students. Are you able to listen my voice? आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? Good morning, students. Are you able to listen my voice? Good morning, students. धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद योगेश जी, बबीता जी, नेहा जी, सभी का स्वागत है। और मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है। अब 2 मिनट तक ये बैनर ही रहेगा क्योंकि इससे आप लोगों को डिस्टरबेंस, विजुअल डिस्टरबेंस कम से कम हो, मैं इसकी कोशिश करता हूँ हमेशा। और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे हम अपनी बात शुरू करेंगे। थैंक यू शशांक। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल देन इट्स वेरी नाइस। आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन वेरी सून। Jitendra is showing voice is not clear. Jiten, check your system because in my different system the voice is clear. So I'm just waiting more students to join so that all will not miss what I'm going to discuss today. आज आपसे मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपके इसी कोर्स के ब्लॉक 2 की है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर उस ब्लॉक 1 में यूनिट 4 रह गई, यूनिट 4 रह गई, वो डिस्कस नहीं किया आपने। एक्चुअली मैं एक एक यूनिट और एक एक सेक्शन तो डिस्कस नहीं कर सकता। आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स विच आर more complex or which need to be discussed thoroughly. There are methods in Unit 4 like active learning, collaborative learning and all that. तो उनको तो आप पढ़कर समझ सकते हैं और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में तो जान सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो एक प्रैक्टिसिंग सेक्शन है, इसलिए मैंने आई जस्ट अवॉइडेड दैट टुडे। विल फर्स्ट फिनिश द होल कोर्स, then in second round we can start all those things which are missed. या हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार जब इस कोर्स के सारे ब्लॉक्स और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस हो जाएंगे फिर एक दिन हम ओपन सेशन रखेंगे जिसमें हम किसी भी सेक्शन की किसी भी यूनिट या किसी भी ब्लॉक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं, तो वहां आपको आसानी रहेगी। So 34 students have joined till now. Let us wait for 1 or 2 more minutes, then I will come back. आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो ब्लॉक 2 रहेगा। ब्लॉक 2 जो इस कोर्स का है जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। पहले जो 2 लाइव डिस्कशन हमने किए थे उसमें हमने कोशिश की हम ये समझें कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एज ए प्रोसेस क्या है, लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में कैसे होती है, कैसे बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस और कॉग्निटिविस्ट अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक दूसरे से जुड़े या एक दूसरे से अलग हैं। लर्निंग की समझ विकसित होने के बाद अगर हमें अपनी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग रखनी है तो हमें लर्नर को समझना पहले जरूरी है। हमने इस पूरे कोर्स को डिजाइन इस तरह से किया है कि लर्निंग क्या है आप ये समझ पाए, आपका लर्नर कौन है आप अपने लर्नर को समझ पाए, फिर आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं एज टीचर इन टीचिंग प्रोसेस वो समझ पाए, और आपको कौन कौन से रोल परफॉर्म करने हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा कोर्स इन्हीं 4 बातों के इर्द गिर्द प्लान किया गया है, इनके चारों चारों तरफ ही प्लान किया गया है। सो आई थिंक इट इज द टाइम टू मूव फर्दर एंड बबीता लेसन प्लान्स की बात करेंगे। लेसन प्लान्स बीएड फर्स्ट ईयर में नहीं बनेंगे। There is no lesson planning in B.Ed first year, so don't worry. In B.Ed first year internship, you only need to observe the classes, not to teach. So we'll discuss all these things later on. Let me move, and I'm going just to the transition mode. अब जैसे ही आपको ट्रांजिशन मोड में ये दिखना शुरू हो जाए कि मेरा स्क्रीन आपको पूरी तरह से दिख रहा है,
then I will start my discussion. यस शशांक, ये ब्लॉग विद्यार्थी, शिक्षार्थी, लर्नर, अध्येता, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में. ओके, सो नाउ द ब्लॉग इज देयर. I think the banner is again on your screen, so I can start the discussion. This blog basically talks about understanding the learner. हमारा अध्येता, हमारा विद्यार्थी, हमारा शिक्षार्थी कौन है, जिसको पढ़ाने के लिए, जिसको पढ़ने में मदद करने के लिए हम टीचर के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं. So the first thing when we talk about the learner, जब हम अपने लर्नर के बारे में बात करते हैं, तब पहली चीज है हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे सारे शिक्षार्थी, हमारे सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते. हमारे स्टूडेंट्स के बीच कुछ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज होती हैं, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है, और जिनको समझे बिना हम अपना शिक्षण अधिगम, अपनी टीचिंग लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते. यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में 2011 में लिखा that socio-cultural diversity in this context include race, class, ability, different learning conditions and styles, ethnicity, age, gender, sexual orientation, religion, nationality, and other dimensions that make up the identity of an individual student and impact his or her learning experience. अर्थात जब हम क्लासरूम में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारी कक्षा में विविध आयु वर्ग के बालक या बालिकाएं, विभिन्न धर्मों के, राष्ट्रीयता तो कुल मिलाकर बहुत सारे विद्यालयों में भारतीय है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कई बार कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में एक से ज्यादा नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं. अलग अलग योग्यताएं हैं उनमें, उनकी लर्निंग कंडीशंस जहां वो पढ़ते हैं वो अलग अलग हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज अ लर्नर, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट लर्नर, इज अ यूनिक लर्नर. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु आर आवर लर्नर्स, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी कौन हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों में विविध आधारों पर विभिन्नताएं हो सकती हैं. आप हमारे क्लास में ऐसे चिल्ड्रन हो सकते हैं जो डिफरेंट डिप्राइव्ड और बैकवर्ड क्लासेस से हो. हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनमें लैंग्वेज डाइवर्सिटीज हो. लैंग्वेज डाइवर्सिटीज को केवल ये मत समझिए कि वो हिंदी बोलने वाले या अंग्रेजी बोलने वाले हो सकते हैं, या वो केवल क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले हो सकते हैं. जब हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी के कैनवास को थोड़ा ब्रॉड करते हैं, तो जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनको भी हमें इस डाइवर्सिटी में इंक्लूड करना पड़ता है. जैसे एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हो सकता है कि सारे बच्चे ठेठ जो खड़ी बोली की हिंदी है वो बोलने वाले ना हो. कक्षा में कुछ अवधी बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ भोजपुरी बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ झारखंड की हिंदी बोलने वाले हो सकते हैं. तो इवन विद इन द सेम लैंग्वेज देयर आर डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन डायलेक्ट्स. और जब उनके डायलेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो उनकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है. जब उनकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है तो एक ही वस्तु के लिए वे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं और आप एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको उनमें भी समानता स्थापित करने की आवश्यकता होती है.
Then children from various castes, yes, there are children from various castes, ये आप जानते हैं, different religion के children हैं, different cultural group के children हैं, और ये भी possibility है, और इसकी पूरी possibility है, क्योंकि अब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अपने विद्यालयों को चलाते हैं, जो ये कहता है कि प्रत्येक विद्यालय एक इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए, तो उस स्कूल में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी हो सकते हैं। आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो दृष्टिबाधित हों, जिनमें सुनने में कुछ दिक्कत हो, उनमें हो सकता है कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो सकता है उनमें कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो, कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी हो, इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब हम सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा शब्द है, इसमें डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटीज आर इंक्लूडेड, राइट। अब बात आती है कि इन लर्नर्स को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं। अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर्स की बात करें, तो फैमिली स्ट्रक्चर एक ऐसा फैक्टर है जो लर्नर को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार के परिवार से आते हैं, वे एकल परिवार से आते हैं, वे सामूहिक परिवारों से आ रहे हैं, वो कंपाउंड फैमिली से आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हैं, फैमिली में उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं या सिंगल पेरेंट वर्किंग है, इन सब चीजों का लर्नर पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब whether now it is visible or still there is some problem of streaming. Hello, 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 yeah. So I just change the frame. You tell me when it is okay, then I will join back. Okay, streaming बहुत ज़्यादा हो रही है. Yeah, I noticed that. I noticed that. I'm just trying to do something. Okay, now it is connected. My system is showing. So please tell me, are you able to listen me now? Okay, thank you, Praveen ji. So, okay, now I'm audible. Okay, thank you very much. So I'm coming back to my presentation. Okay, thank you. Okay, all right. Thank you very much. So, I was actually talking about some factors affecting learning. I think this video is creating problem. Let me stop it somewhere. Okay. So now there will be no problem. Uh, I have talked about two factors, that is family structure and type of school. जो तीसरा फैक्टर लर्नर को इफेक्ट करता है वो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र से आता है। आप ये मानकर चलिए कि आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, वे बच्चे हो सकता है कुछ ऊंचाई से उतरकर पहाड़ से आते हों, कुछ बच्चे लंबा पैदल चलकर आते हों, या जो बच्चे ऐसी जगहों पर हैं जहां पर विद्यालय पहुंचने में असुविधा है उनको,
Yeah, Vishant, I noticed that there was some problem with the video, so I uh, stopped the video. Now there will be no problem. There was some problem in the streaming of video. I noticed that. So the geographical location, बच्चों की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस जगह से वो आ रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल प्रभावित करता है. बच्चे के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, इससे भी बच्चा प्रभावित होता है. उनके सांस्कृतिक परिवेश की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं और उनकी भाषा की बात भी मैं कर चुका हूं. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्नर्स को प्रभावित करते हैं. आप केवल इन्हीं की बात मत करिए. जब आप लर्नर को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये भी देखिए कि आपके लर्नर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर. They are auditory learners, they are visual learners, they are tactile or kinesthetic learners. When I am talking about auditory learners, in your class, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो सुनकर अच्छा सीखते हैं. सुनकर अच्छा सीखते हैं. आप जो बोलते हैं उसको वो सुनते हैं. जो आपस में बातचीत वो करते हैं, चाहे वो म्यूजिक सुनते हैं, चाहे वो किसी का भाषण सुनते हैं, दे लर्न बेटर. तो आज के जमाने में ऑडियो पॉडकास्ट उनके लिए एक अच्छा टूल है जिसके माध्यम से उनको शिक्षण अधिगम दिया जा सकता है. लेकिन सारे विद्यार्थी ऑडिटरी लर्नर्स नहीं होते. देयर आर लर्नर्स हु आर विजुअल लर्नर्स. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल लर्नर्स मीन्स देयर आर लर्नर्स हु लर्न बेटर बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स. Means they grasp knowledge mainly through their eyes. Whatever they observe, whatever they feel through their eyes, that they learn better as compared to the other things. तो कुछ कक्षा में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो विजुअल लर्नर्स हो. कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो चीजों को जब तक छू कर ना देखें, खुद करके ना देखें, टच करके ना देखें, वो नहीं सीख सकते. तो ऐसे लर्नर्स को हम टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहते हैं. तो ये भी एक डाइवर्सिटी आपकी कक्षा में हो सकती है. आपको इसीलिए जब आप अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्लान करते हैं तो आपको हर तरह के लर्नर को ध्यान में रखना पड़ता है. अर्थात अगर आप अपना एक लेसन प्लान कर रहे हैं कि आज मैं कक्षा में ये पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये भी प्लान करना चाहिए कि मैं बोलूंगा क्या. आपको ये भी प्लान करना चाहिए मैं दिखाऊंगा क्या. आपको ये भी प्लान करना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से अवसर अपने विद्यार्थियों को दूंगा जहां मेरे विद्यार्थी उसको टच करके, किसी काम को करके, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर भी सीखेंगे. सो या यू हैव सीन विक्रम, देयर आर मेनी वीडियोज. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम. आई एम जस्ट facilitating my B.Ed learners. So if they think that they know everything about it, then there is no point to remain it. G. Then there are differently abled learners. Differently abled learners जो हैं वो कई तरह के होते हैं. जैसे पहली उनकी कैटेगरी है लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. वैसे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं. लेकिन अगर हम मोटा मोटा शॉर्ट में बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लर्नर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है. ऐसे लर्नर्स जिनकी आईक्यू लगभग 50 से 70 के आसपास है और ये माना जाता है कि ऐसे लर्नर एडुकेबल लर्नर्स हैं. एडुकेबल लर्नर्स मींस जिनको पढ़ाया जा सकता है, जिनको हम अपनी सामान्य कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के साथ पढ़ा सकते हैं, वे सीख सकते हैं. दूसरी कैटेगरी है जिनकी आईक्यू थोड़ी कम होती है, जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं सीख सकते, जो उस पेस से उन सब्जेक्ट्स की लर्निंग नहीं कर सकते जिस पेस से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कक्षा में सीखें. बट दे आर ट्रेनेबल. उनको कोई हस्त कार्यों की ट्रेनिंग दी जा सकती है. उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए हम कुछ ऐसी क्रियाकलापों की ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती. दे आर वेरी less IQ is required for those activities, but such learners are trainable. Then the third category, which is severe category of the learners with intellectual disability, which are categorized as custodial, means the learners who have IQ below 20. So such learners
आर कस्टोडियल लर्नर्स, उनको कस्टोडियल का मतलब उनको अपने माता पिता के देख रेख में, अपने अध्यापकों के देख रेख में, ये जो भी उनकी देख रेख करने वाला व्यक्ति है उसकी देख रेख में रहना पड़ता है। तो उनको बहुत जीवन की सामान्य चीजें ही सिखाई जा सकती हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेंगे, वो बहुत अच्छे लेखक हो जाएंगे, ये थोड़ी उनसे अपेक्षा करना मुश्किल होता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लर्नर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे क्लास में कुछ ऐसे लर्नर्स भी हो सकते हैं जिनको कुछ हियरिंग इंपेयरमेंट अर्थात श्रवण बाधिता हो। माइल्ड हेयर लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मॉडरेट हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सीवियर हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो हियरिंग लॉस है ये विद्यार्थियों में कितने प्रकार का है ये आप नहीं जान सकते, लेकिन एक सामान्य अध्यापक अपनी कक्षा में यह जरूर अनुभव कर सकता है कि यदि मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं तो यदि उन विद्यार्थियों को सुनने में कुछ असुविधा हो रही है तो वो उनको पहचाने, उनको अपने जो विद्यालय में स्पेशल टीचर या स्पेशल काउंसलर या जो इस तरह के बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त हैं उनके पास लेकर जाए, उनकी परेशानियों का हल ढूंढे और उनको अपनी कक्षा में एडजस्ट होने में मदद करे। इसी तरह से आपको विजुअल इंपेयरमेंट वाले लर्नर्स भी मिल सकते हैं। जनरली 3 कैटेगरीज में हम उनको भी डिवाइड करते हैं। टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, विजुअल एक्विटी, जिनको करेक्टेड लेंस के साथ थोड़ा दिखाई दे सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर एंगल के इधर उधर दिखाई नहीं देता। तो ये सब चीजें हमने अपने मटेरियल में डिस्कस की हैं। कुल मिलाकर इस डिस्कशन का पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आप क्लास में जाते हैं तो यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आर योर लर्नर्स। देन द अदर कैटेगरी इज स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। 4 तरह की स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत प्रोमिनेंट हैं जो बच्चों में देखने में मिलती हैं। द फर्स्ट इज डिसकैलकुलिया, ऐसे बच्चे जिनको गणित में, गणना करने में, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है। वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में गलती करते हैं, वो नंबर्स की प्लेसिंग में गलती करते हैं, कई बार वो कैरी ओवर में गलती करते हैं, कई बार वो नंबर, स्पेस, टाइम इन सबको मिक्स करके एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। कुछ डिस्लेक्सिक बच्चे हो सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको शब्द पढ़ने में असुविधा होती है, जिनको शब्द लिखने में, शब्द की स्पेलिंग अर्थात उसके जो वर्तनी है उसमें वो गलती करते हैं। उनको सुनने और पढ़ने के बीच का जो एक सिंकिंग है, उसको कॉम्प्रिहेंशन में उनको दिक्कत होती है। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लेखन में दिक्कत हो, डिफिकल्टी विद राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स। उनसे आप पूछोगे वो स्पेलिंग बता देंगे, उनसे बोलो लिखोगे तो वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो थिंकिंग और राइटिंग एक साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों को ऐसी समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं। देन डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाते, आप उनको कंपास देकर एक सर्कल बनवाना चाहते हैं तो कंपास ठीक नहीं कर सकते, या आप लेबोरेटरी में जाते हैं उनको इक्विपमेंट हैंडल करने को देते हैं, उन्हें वहां दिक्कत होती है क्योंकि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है। तो आप ये देखिए कि जब हम क्लासरूम में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी कितने तरह की है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज की डिफिकल्टीज की डाइवर्सिटी है, आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हमारे लर्नर्स डिफरेंट डाइवर्सिटी के होते हैं। अतः हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कक्षा में जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले हम उन्हें जाने कि वे किस प्रकार के विद्यार्थी हैं। जब हम अपने लर्नर्स को समझने की बात करते हैं और जब हम अपने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने की बात करते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की बात करते हैं, और खासतौर पर लर्नर एज एन इंडिविजुअल, आप यूनिट 6 पढ़िएगा ब्लॉक 2 में, वो यहीं से शुरू होती है, दैट लर्नर एज एन इंडिविजुअल। तो जब हम लर्नर एज एन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनालाइज करने होते हैं। वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक बड़ा बज़वर्ड है एजुकेशन एरिया में। अब बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। किसी ने डिफाइन किया, इट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
it is in capacity to learn and as the ability to respond in terms of truth and facts. तो कोई कहता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. ये भी डेफिनेशन है. आप साइकोलॉजी की किताबें पढ़िए, आपको इंटेलिजेंस की बहुत डेफिनेशंस मिलेंगी. हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपको कई डेफिनेशंस मिलेंगी. एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि पर्सन्स इंटेलिजेंस इज इवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू हाउ शी और ही इज डीलिंग जनरली विद पीपल, थिंग्स एंड आइडिया. सो दिस इज अ एलिमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस. एक्चुअली इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़े हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हैं. मैं आज उन मिसकंसेप्शंस पर थोड़ा इलैबोरेटिव डिस्कशन करना चाहता हूं. एक तो पहला मिथ या मिसकंसेप्शन इंटेलिजेंस के बारे में है कि इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिक्स्ड. एक बार जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी ही रहती है, ये कभी बदल नहीं सकती. ये मिथ है. किसी की इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है. इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस. क्योंकि यहां एक डिबेट है, इंटेलिजेंस हेरिडिटिकल है या इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल. दोनों का इंपैक्ट होता है. इंटेलिजेंस में हेरिडिटी से तो इंटेलिजेंस आती है, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ उसको कैसा एक्सपोजर मिल रहा है, कैसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कैसी लर्निंग कंडीशंस मिल रही हैं, उसका भी उसके इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ता है. तो पहला मिथ तो हमें अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिए कि किसी की भी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है एंड नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस. ये दूसरा मिथ है. कहते हैं कि बुद्धिमत्ता को इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता. तुम बुद्धू थे, बुद्धू रहोगे. वी ट्राई टू लेवल आवर लर्नर्स. नो, वी कैन नॉट. दिस इज रॉन्ग. वी कैन नॉट लेवल आवर लर्नर्स. यस रश्मित, इट इज वेरी करेक्ट. इट चेंजेस विद प्रैक्टिस. सो दिस इज अगेन अ मिथ दैट नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज. एंड किसी से कहते अरे भाई ये बच्चा तो एवरेज है, तो जीवन भर एवरेज ही रहेगा और ये आगे जाकर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्लास में ये 80-85 नंबर नहीं ला सकता. अब बहुत सारे सफल लोगों को देखिए जिनके क्लास में 40-50 नंबर ही आए थे, लेकिन आज वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. ठीक, तो ये भी एक मिथ है जो हमें बस्ट करने की जरूरत है, जो हमें तोड़ने की जरूरत है कि नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस. Third myth is IQ is an absolute and true measure of intelligence. This is the most incorrect myth about intelligence. That IQ is an absolute and true measure of intelligence. No, my dear, not. IQ is a measure, but IQ is not an absolute measure. केवल IQ के आधार पर ही किसी की बुद्धि को मापा जा सके, ये गलत बात. IQ बुद्धिमत्ता को मापने का एक प्रकार है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल IQ है यह मानना सबसे गलत है. तो हमें इस मिथ को भी ब्रेक करने की जरूरत है अपने दिमागों में एज ए टीचर सबसे पहले, कि नहीं इसका IQ टेस्ट ले लेंगे, इसका IQ पे जो स्कोर होगा इसकी IQ उतनी रहेगी. ऐसा नहीं है. एक और मिथ है कि इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली टेस्ट किया जा सकता है. देयर इज नॉट अ सिंगल इंटेलिजेंस टेस्ट which can guarantee that whatever has been tested is accurate. No. Intelligence or IQ scores are always relative scores. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जिस दिन आप पर खाली समय हो, इंटरनेट पर बैठिएगा, ऑनलाइन IQ टेस्ट बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल हैं. जरा 4-5 तरह के IQ टेस्ट अपने ऊपर अप्लाई करिएगा और देखिएगा कि क्या प्रत्येक इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम आया है, क्या सब में आपका सेम स्कोर आया है. यदि नहीं आया तो यह मिथ ब्रेक होता है कि इंटेलिजेंस कैन बी टेस्टेड एग्जैक्टली. नो, एनी कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी टेस्टेड एक्यूरेटली. इट इज नॉट ओनली इंटेलिजेंस. क्या किसी की ईमानदारी का परीक्षण 100% कर सकते हैं? क्या किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण 100% कर सकते हैं? राइट. सो वी कैन नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस एग्जैक्टली. ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है, अगेन एक मिथ है जिसे हमें ब्रेक करने की, तोड़ने की जरूरत है.
और ये मिथ क्यों है? क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग और इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, जैसे अचीवमेंट ड्राइव, मुझे हासिल क्या होगा, सीखने वाले विद्यार्थी की इमोशनल हेल्थ, उसका मानसिक और सांवेगिक स्थिति, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी क्यूरियोसिटी टू लर्न। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, मैं एक बार को मान लूं कि किसी का आईक्यू स्कोर 100% है, किसी का आईक्यू स्कोर 134 है, किसी का आईक्यू स्कोर नेक्स्ट टू आइंस्टीन है, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, but do you think that he or she can learn everything? No, he or she cannot learn everything. He or she will prefer to learn the things towards which they have some achievement drive, जिनके प्रति उनमें कुछ पाने की ललक हो, जिनके प्रति उनमें कुछ उत्कंठा हो, क्यूरियोसिटी हो, जो उनके बैकग्राउंड और इमोशनल हेल्थ को कनेक्ट करते हो. So when we talk about intelligence and its relationship with learning, there is no absolute relationship between intelligence and learning, कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को जो कुछ सिखाएंगे वो सब सीख जाएगा, और एक तथाकथित आईक्यू स्कोर के बेस्ड पे लेबल्ड बच्चा की ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो कुछ नहीं सीख पाएगा. ये एक मिथ है, इसको अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है. देन हम करते क्या है, हम इंटेलिजेंस कोशेंट्स निकालते हैं, और बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो कुछ मेंटल एग्जामिनेशन, कुछ आईक्यू टेस्ट लेकर के उनकी मेंटल एज निकालते हैं, और उस मेंटल एज के आधार पर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लर्निंग में प्रोग्रेस कैसी होगी. मैं ये नहीं कहता कि ये गलत विधि है, यह विधि काफी हद तक मदद करती है, लेकिन केवल इस विधि के परिणाम के सहारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, only to move with this decision, with this result that teaching learning will go on, no, it will not work, my dear, it will not work. So as a teacher you should remain in your mind, you should keep in your mind, as a teacher you should keep in your mind, अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए कि intelligence and learning are not one to one. The relationship of intelligence and learning, these two variables is being affected by many other variables. बहुत सारे अन्य चरों से, बहुत सारे अन्य कारकों से बुद्धिमत्ता और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. Then intelligence test standing indicates what a learner should be able to do. Yes, I agree with this. There are many intelligence tests which can predict that what are the possibilities in a learner. So it is a prediction, it is not absolute measure. ठीक, तो जब आप इंटेलिजेंस रिलेटेड यूनिट मटेरियल में पढ़ेंगे आप, तब आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. मैं इंटेलिजेंस पर थोड़ा आगे बढ़ता हूं. एक टर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू. आईक्यू को हम कैलकुलेट करते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. हम कोई एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर यह निकालते हैं कि इस बच्चे की बौद्धिक आयु 15 वर्ष है, और मान लीजिए उस बच्चे की शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, जन्म से जो आयु है वो 12 वर्ष हो, तो 15 को 12 से डिवाइड करके इंटू 100 करके उसकी आईक्यू निकाल लेते हैं. इसी तरह से हम अपनी कक्षा के सारे विद्यार्थियों की आईक्यू निकालते हैं और उसके बाद उनको लेवल कर देते हैं कि एवरेज लर्नर है, ये अबव एवरेज लर्नर है, ये इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है, ये बिलो एवरेज है, ये प्रोफाउंड एवरेज है, ये मोरॉन है. पूरा टेबल है दिया हुआ आईक्यू टेस्टिंग का, लेबलिंग का. बट दिस आईक्यू ओनली इंडिकेट्स द रेट ऑफ मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का मानसिक विकास किस गति से हो रहा है. यह आपको एक अप्रोक्सीमेट रेट देता है, मेंटल ब्राइटनेस उसकी किस दिशा में जा रही, इसके अलावा कुछ नहीं. मैं आपको मैं क्या, आप अपने चारों तरफ देखिए, अखबारों में पढ़िए, आपको कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स मिलेंगे जिनका आईक्यू, शो कार्ड आईक्यू टेस्ट पर कम था. क्योंकि आईक्यू, मैंने बोला, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है. आप भाटिया की टेस्ट बैटरी पर आईक्यू निकालिए, आप जलोटा की आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू निकालिए, आप किसी और आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू निकालिए, यू विल फाइंड डिफरेंट आईक्यू स्कोर्स. सो व्हाटएवर आईक्यू स्कोर, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द टूल ऑन विच यू हैव कैलकुलेटेड द आईक्यू. तो बुद्धिमत्ता का जो ये गुणांक है, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये हमेशा उस उपकरण पर आधारित है
जिस उपकरण का प्रयोग आपने IQ को कैलकुलेट करने के लिए किया है। करेक्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड टर्म है इमोशनल क्वोशेंट, क्योंकि आजकल हम लोग केवल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, मेंटल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। डेनियल गोलमैन ने बहुत अच्छी किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, कभी खाली समय हो और आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़िएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यह माना जाता है दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सेंस, अंडरस्टैंड and effectively apply the power of emotions as a source of energy, information, creativity, trust and connection. तो जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, सांवेगिक बुद्धि, इसको हम कहते हैं सांवेगिक बुद्धिमत्ता, वह है बौद्धिक बुद्धिमत्ता IQ। ये सांवेगिक बुद्धिमत्ता जो है ये आपकी योग्यता है अपने इमोशंस की शक्ति को पहचानने की, और उसको पहचानने की, उसको समझने की, और सूचना, क्रियात्मकता, दूसरों के साथ व्यवहार करना, इसमें ठीक से उसको अप्लाई करने की। क्योंकि इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशंस याद करें, रिटर्न जाएं 3-4 स्लाइड पहले, जब मैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस डिस्कस कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली इन अ गिवन एनवायरनमेंट। दी गई परिस्थिति में यदि आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से, ठीक प्रकार ढंग से कार्य कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, वहां इमोशंस रोल प्ले करते हैं। तो EQ इज ऑल्सो इक्वल पार्टनर ऑफ योर इंटेलिजेंस। दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय स्टेप ओरेलाई। देयर इज अनदर डेफिनेशन गिवन बाय डेविड कैरुसो, who says emotional intelligence is the ability to use your emotions to help you solve problems and live a more effective life. इमोशनल इंटेलिजेंस आपके इमोशंस की मदद से समस्या समाधान की योग्यता है। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट देखेंगे तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिकल लैब्स में भी अवेलेबल हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं। आप देखिए उन टेस्ट में बेसिकली तीन चीजों पर बात की गई है। डू यू नो योर इमोशंस, डू यू कंट्रोल योर इमोशंस, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस, एंड डू यू यूज योर इमोशंस। क्या आप अपने इमोशंस को ठीक से जानते हैं? क्या आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उन पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या आप अपने इमोशंस को ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? राइट। There are many Bikram people, but we gave the name of Mayer as well as Daniel Goleman. Both are the initial people who talked about emotional intelligence. Then nowadays we are talking about the third one, that is called spiritual quotient, SQ. स्पिरिचुअल क्वोशेंट पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि यह धार्मिक स्पिरिचुअलिटी नहीं है। We are not talking about spirituality in terms of religion. We are talking about spirituality as an ultimate intelligence which makes us able to give value and meaning to our life and help us to look beyond materialistic success. Spiritual quotient एक इस तरह की इंटेलिजेंस है जो हमें अपने जीवन का मूल्य समझने और हमारा जीवन किस लिए है इसको अर्थ प्रदान करने में मदद करे, ताकि हमारे आसपास जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे आगे जाकर हम कुछ सोच या समझ सकें। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक तरह की ऐसी कैपेसिटी है जो आपके अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को समझने में मदद करती है। कभी सोचकर देखिए आप क्यों हैं, आपका इस दुनिया में आने का क्या औचित्य है, यदि आप आए हैं तो आप क्या योगदान कर सकते हैं, आप इस देश को, इस समाज को, अपने विद्यार्थियों को, अपने विद्यालय को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनका भला हो, जो केवल IQ और EQ के बेस पर काउंट नहीं होता। When you think about yourself, it is insight in multiple levels of consciousness. आपके बहुत सारे लेवल्स में ये इनबिल्ट है। So when we talk about spiritual quotient, कुछ लोग कहते हैं दिस इंक्लूड्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट एज वेल एज इमोशनल क्वोशेंट। अगर आप इनकी रिलेशनशिप को देखेंगे SQ, UQ और IQ, और आप बुक्स पढ़ेंगे, इवन हमारा मटेरियल भी पढ़ेंगे, तो तीन तरह की अप्रोचेस हैं।
कुछ कहते हैं एस क्यू इक्वल टू आई क्यू प्लस ई क्यू, कुछ कहते हैं एस क्यू, ई क्यू एंड आई क्यू ऑल थ्री आर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स in your intelligence. So they are plus plus plus. Some are saying SQ, EQ and IQ are three different things, but they work together. पर वो साथ साथ काम करते हैं to make your intelligence, to develop your intelligence. So I talked about basically three quotient today: IQ, SQ and EQ. All these three have been discussed in our material in detail. तो इसके बाद जब आप डिटेल में मटेरियल पढ़ेंगे तो आप EQ, IQ और SQ तीनों की रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। ये कंपैरेटिव चार्ट है, IQ में क्या आता है, EQ में क्या आता है और SQ में क्या आता है। दिस चार्ट इज गिवन इन आवर स्टडी मटेरियल इन यूनिट 6 ऑफ ब्लॉक 2 ऑफ कोर्स BES 1 2 3। तो आप वहां इसका डिटेल पढ़ेंगे, बट हियर आई एम जस्ट टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ दिस चार्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स। जब हम IQ की बात करते हैं तो मोस्टली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें आते हैं। बट जब इमोशनल क्वोशंट की बात होने लगती है, देन वी टॉक अबाउट टीम वर्क, लीडरशिप, अवेयरनेस, एक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, ऑप्टिमिज्म, स्किल, एक्सपीरियंसेस। आप कैसे दूसरों के साथ काम करते हैं, कैसे दूसरों का नेतृत्व करते हैं, क्या आपके चारों तरफ जो घटित हो रहा है समाज में, देश में, आपके विद्यार्थियों के साथ जो घटित हो रहा है, क्या आप उसको लेकर अवेयर हैं? क्या आप अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने सहकर्मियों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर पाते हैं क्या? आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, आपकी इमोशनल वेलबींग कितनी है, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये सब चीजें EQ के अंदर आती हैं। और जब हम SQ की बात करते हैं तब हम सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं। वहां पर आपका सेल्फ इवेल्युएशन है, सिंथेसिस है, जजमेंट है, इंसाइट है, क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका विजन क्या है, आपका कमिटमेंट अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने स्टूडेंट को लेकर कितना है। बहुत सारे टीचर मैं आजकल देख रहा हूं इतने कमिटेड हैं इन दिस कोविड एरा दैट दे आर वर्किंग टायरलेसली। I know they are working 6 to 8 hours in night so that in morning they can give a 15-minute or 30-minute good video lecture to their students. So they are so committed, they are not resting at their home. They are not enjoying salary without any work. Many teachers, most of the teachers are working tirelessly to support their students by one mean or another mean. उनको टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो किसी दूसरे तरीके का यूज कर रहे हैं। सो दिस व्हाट मोटिवेट्स देम। अगर वो केवल सैलरीड एम्प्लॉय होते तो ठीक है, सरकार सैलरी दे रही है, सरकार ने कहा है वर्क फ्रॉम होम करो, हमें दिखाना है, 4 चीजें करनी है तो हम हफ्ते में ये 4 चीजें करके रिपोर्ट में भेज देंगे, बात खत्म। बट देयर आर टीचर्स हु आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स, हु आर मोर worried about their students. Why? Because their SQ is asking them, you are a teacher, what is your responsibility towards your students? You need to connect them not only intellectually but emotionally. That is EQ. EQ is also working. So all 3 quotients work together and that make you intelligent. Let us talk about one more intelligence theory, that is multiple intelligence. इसका डिस्कशन भी हमने अपने इसी यूनिट में किया है। वैसे तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी थियोरीज हैं जो लंबे समय से जिन पर चर्चा होती रही है, लेकिन इंटेलिजेंस की जो थ्योरी बहुत प्रोमिनेंट आज के समय में है वो गार्डनर ने दी थी। गार्डनर की बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली सी किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, कभी समय मिले और यदि इच्छा हो ये समझने की कि गार्डनर क्या कहना चाहते थे तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक। हार्वर्ड गार्डनर की बहुत फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उस बुक में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, इंटेलिजेंस इज नॉट ऑफ वन टाइप और 2 टाइप, क्योंकि इंटेलिजेंस में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और उन्होंने अपनी एनालिसिस से, अपनी रिसर्च से इनिशियली आइडेंटिफाई किया कि 7 फैक्टर्स आर देयर इन इंटेलिजेंस। सो ही प्रपोज अर्लियर दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार का इंटेलिजेंस हो ये जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट लाइक समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट रश्मिता
Everything is important. IQ is also important, EQ is also important, SQ is also important, right? I'm talking about the multiple intelligence. So what Gardner was saying, गार्डनर ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस मल्टीपल होती है. उन्होंने शुरू में 7 तरह की इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की अराउंड 1983 एंड नाउ ही हैज एडेड 2 मोर. सो इन द रीसेंट literature you will find 9 types of intelligence if you read the recent literature. We have talked about all these 9 types. One is verbal linguistic, logico mathematical, visual spatial, musical, bodily kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, naturalistic, and the latest addition in this is existentialistic. Let me talk about in brief about each of these. अगर आप मटेरियल पढ़ेंगे you will know what is this intelligence, what are the people who have this type of intelligence, how such people should be taught or how such children should be taught. तो वो सारा डिटेल हमने डिस्कस किया है. यस प्रिया, काफी समय तक 8 थी, नाउ इट इज 9. So I am giving you the latest information which has 9 types of intelligence. Verbal linguistic intelligence. सोचकर देखिए, एक लेखक, एक जर्नलिस्ट, एक लॉयर, एक कवि, एक शिक्षक, इनमें क्या समानता होती है? इनमें क्या समानता होती है? ये भाषा के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं. लेखक लिखकर, जर्नलिस्ट लिखकर या बोलकर, लॉयर अपनी लच्छेदार भाषा से अदालत में बात करता है, टीचर अपने भाषण से विद्यार्थियों को कठिन से कठिन संप्रत्यय को आसानी से समझा सकता है, कवि अपनी भावनाओं को अच्छे शब्दों से भाषा के रूप में व्यक्त कर सकता है. यस अर्चना, दिस हैज बीन गिवन इन द मटेरियल, सो नॉट एन इशू. या इन सब में क्या कॉमन है? ये वर्बल लिंग्विस्टिक्स है, क्योंकि ये भाषा का जो वर्बल स्वरूप है, जिसमें भाषा बहुत संगठित होती है, उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं. विशाल, दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट एग्जामिनेशन. प्लीज वेट, please wait. We will have a session on examination related issues, then we will discuss. Let us first finish our study, let us first finish our material, then do our assignment, then think about examination. Your examination will held in December 2020, so don't be in hurry for examination and answers of the examination question. This is my request, and please do not put such questions because it disturbs the speed also. ओके, सो इन सब में क्या कॉमन है? ये वर्बल फॉर्म यूज करते हैं. ऐसे ही आप साइंटिस्ट को देखिए, मैथमेटिशियंस को देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को देखिए, इंजीनियर्स को देखिए, अकाउंटेंट्स को देखिए. इनमें क्या चीज कॉमन आपको लगेगी? वो नंबर्स से, न्यूमरल्स से, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे प्ले विथ दिस, they work with this. So such people who are having such type of intelligence, those people are known as with logico mathematical intelligence, right? Third is visual spatial. Artist, photographer, engineer, sailor, surgeon, painter. What is common in these people? वो स्पेस को इमेजिन बहुत अच्छे से करते हैं. उनका जो विजुअल इमेजिनेशन होता है, हर एक बच्चे से जब आप चित्र बनाने को कहते हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे चित्र क्यों नहीं बना पाते? आप कोई उनको सीनरी बनाने को कहते हैं, सारे बच्चे क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हर एक का विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता. Yes, Gayatri, you can see this video again because now I have started to editing my all Facebook live sessions. So whatever session I will deliver, I will edit it and put it on my YouTube channel, so you can watch it again and again, no problem. The session which I have taken on 13th May, I have uploaded on my YouTube channel today morning after editing, so you can watch that because editing takes 2-3 days. So you can see this session also after 2-3 days on YouTube. Okay, तो इनमें विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है. कभी कंपेयर करिए म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर,
म्यूजिक टीचर, उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है जो बाकी में नहीं होता? उनमें सुरों की समझ होती है, उनमें लय ताल की समझ होती है. सो दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंस. देन नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक. डांसर्स को देखिए, बिल्डर्स को देखिए, जो मूर्तिकार हैं उनको देखिए, जो एक्टर्स हैं उनको देखिए. व्हाट दे डू? आनंद वेरा, nothing need to purchase, everything is free. Whatever I am delivering for my learners, it is freely available on my YouTube channel as well as on my Facebook page. So this is not a commercial activity. So don't worry, you need not to purchase anything. You can watch it, you can download it, it is freely available. So don't worry about, not no money is involved in this whole practice. Don't worry about it. Okay, I was talking about bodily kinesthetic things. So जब हम बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जरा सोच कर देखिए एक डांसर क्या करता है. अपने भावों को, कहानियों को, कथाओं को अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं से प्रस्तुत कर देता है. एक बिल्डर क्या करता है? सारी भूमि पर बड़ी बड़ी संरचनाएं बना देता है. एक स्कल्पचर मूर्तिकार क्या करता है? आपके डिफरेंट इमोशंस को उतार देता है एक स्ट्रक्चर में. एक एक्टर क्या करता है? डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट सिचुएशंस को प्रेजेंट करता है. सो सच टाइप ऑफ पीपल आर सेड हैविंग विद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सेल्समैन जो आपको कुछ भी बेच जाता है, एंड पॉलिटिशियन क्या करते हैं? आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी समस्या का डिस्कस करिए, वो पहले आपके साथ पर्सनल रेपो बनाता है. किसी काउंसलर के पास जाइए, वो पर्सनल रेपो बनाता है, आपसे सारी चीजें पूछ लेता है, आप सारी चीजें उसे बता देते हैं. सेल्समैन आपको ऐसी चीजें भी बेच जाता है जो आपको तुरंत नहीं जरूरत होती, बट दे हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद यू. दे हैव, पॉलिटिशियंस कनेक्ट विद यू. बढ़िया सा भाषण देते हैं, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं. उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके साथ, करोड़ों लोग उनके साथ चल देते हैं. तो हर कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दे डोंट हैव दैट इंटरपर्सनल एबिलिटी which Gardner is saying is a kind of intelligence. So these people have intelligence. Okay? Thus, such intelligence is called interpersonal intelligence. Next is intrapersonal intelligence. There are people who think within, like scientists, theorists who give different theories, writers, philosophers, दार्शनिक. उनमें इंट्रापर्सनल एबिलिटीज होती है, इंट्रापर्सनल एबिलिटीज होती है. ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की इंटेलिजेंस है. फिर ये तो 7 प्रकार की इनिशियल इंटेलिजेंस थी जो गार्डनर ने बताई थी. उसके बाद गार्डनर ने 2 और इंटेलिजेंस ऐड की. इसमें पहली इंटेलिजेंस थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. उन्होंने कहा कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति से अधिक जुड़ाव होता है. बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट जो जल, नदी इसके संरक्षण के लिए बहुत काम करते हैं. आपको बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, आदरणीय बहुगुणा जी से लेकर के और जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी तक. आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एज कंजर्वेशनिस्ट इस देश को, इस समाज को, इस प्रकृति को दिया. ये बड़े नाम है. तो आप अपने घर में काम करने वाले माली को देखिए, उसका एक एक पौधे के प्रति कितना प्रेम होता है. यस, फार्मर, किसान, उसको पता है कौन सी फसल के लिए क्या चाहिए, क्या खरपतवार है, क्या मौसम है, सब कुछ. तो जिनको प्रकृति से ज्यादा लगाव होता है, या जो प्रकृति को बेहतर ढंग से समझते हैं, हर कोई प्रकृति को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, बट देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड द नेचर मोर इफेक्टिवली बाय यूजिंग देयर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. तो इसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस. सोशल साइंटिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, सोशल वर्कर्स जो समाज में व्यक्ति के अस्तित्व की बात करते हैं, हम क्यों हैं. सोशल वर्कर अपने लिए काम नहीं करता, समाज के लिए वो काम करता है. वो कहता है मैं समाज का अंग हूं,
तो मैं समाज के लिए हूं। जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो आपको स्पिरिचुअल थिंकिंग पर बात करते हैं, आपको आपके स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो, क्योंकि वो आपके मानव के रूप में अस्तित्व की बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो मानव के रूप में अपने अस्तित्व पर ज्यादा चिंतन करते हैं, गार्डनर ने कहा ऐसे लोगों में एग्जिस्टेंशियलिस्टिक या अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता होती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई इंटेलिजेंस की। तो जब आप अपने लर्नर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लर्नर किस तरह की बुद्धि वाला है। आइए अगले मुद्दे पर आते हैं। बुद्धि के बाद हम बढ़ते हैं पर्सनालिटी पर। ये वीडियो आई थिंक स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम करेगा, सो आई स्टॉप द वीडियो। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, जितना बुद्धि का योगदान है सीखने और सिखाने में, जितना बच्चे की बुद्धि के बारे में आपको जानना जरूरी है, उतना ही अपने बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आलपोर्ट ने कहा पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। अगर आलपोर्ट की इस डेफिनेशन का आप थोड़ा विच्छेदन करें, थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आलपोर्ट वाज सेइंग दैट इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात व्यक्तित्व चलनशील है, परिवर्तनशील है। विद इन द इंडिविजुअल, व्यक्ति की होती है, और व्यक्ति के साइकोफिजिकल सिस्टम्स, अर्थात साइको मीन्स इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स एंड फिजिकल मीन्स बॉडीली सिस्टम्स, शरीर के तंत्र। तो बुद्धि और शरीर दोनों तंत्रों के बीच एडजस्टमेंट है कि वो अपने वातावरण में किस प्रकार से, यस तारिणी, वन पर्सन कैन possess more than one type of intelligence. It is clearly said in all theories of intelligence, especially in this multiple intelligence theory. One may be the prominent, other may be not that much prominent, but yes, one may have more than one type. तो मैं अल्पोर्ट की पर्सनालिटी पर बात कर रहा था। अल्पोर्ट की पर्सनालिटी में उन्होंने तीन बातों की बात की। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात इसमें बदलाव होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तनशील है। साइको फिजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व है, अर्थात आपका इंटेलेक्ट और आपकी बॉडी दोनों चीजें डिसाइड करते हैं कि दी गई परिस्थिति में आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से एडजस्ट होंगे। आइजिंक की डेफिनेशन जरा इसके साथ पढ़िए। आइजिंक ने कहा पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो कॉमन क्या है दोनों में? यूनिक एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से परिवेश में, वातावरण में एडजस्ट होता है। सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं हो सकती। और पर्सनालिटी केवल रूप रंग, शारीरिक बनावट ही नहीं है। पर्सनालिटी में उसका चरित्र, उसका टेम्परामेंट, उसकी बुद्धि, वो किस तरीके से समाज के साथ, व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है, ये सब सम्मिलित है। सो पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स whole. It is not something that okay, he or she is looking very good, so very handsome or very beautiful. It doesn't mean he or she is having very good personality. So don't get confused the personality with the physique or the physical appearance. Physical appearance is a part of, is a contributor to the personality, but it is not only personality. When we talk about personality, we talk about many things. पर्सनालिटी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स हैं जिनको हमें आज ब्रेक करने की जरूरत है। पहला मिथ यह है कि पर्सनालिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड, यानी किसी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्योंकि दो तरह के विचारधारा मानने वाले लोग हैं। जो नेचुरलिस्ट हैं वो कहते हैं जैसी पर्सनालिटी नेचर ने उसे दी है वो वैसा ही होगा, यह प्रकृति प्रदत्त है व्यक्ति का व्यक्तित्व। लेकिन बिहेवियरिस्ट को जरा याद करिए, मैंने पिछले सेशन में बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की बात की थी। वाटसन का स्टेटमेंट याद करिए जो कहता था मुझे बच्चे दे दीजिए, मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूं। मींस
द नर्चर, उसका लालन पालन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो पहला डिबेट, पहला मिथ यही है कि व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप होता है, नेचुरल, या नर्चर, उसके लालन पालन से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोनों का योगदान है, लेकिन पर्सनालिटी में आप देखेंगे नर्चर इज मोर प्रोमिनेंट देन नेचर, राइट? Then another debate in the personality is that there are successful or unsuccessful personality, कि कुछ व्यक्तित्व सफल होते हैं और कुछ व्यक्तित्व असफल होते हैं। नहीं, व्यक्तित्वों में कुछ भी सफलता और असफलता जैसा नहीं होता, व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है। किसी की पर्सनालिटी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं होती, पर्सन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकता है इन अ गिवन सिचुएशन। किसी एक परिस्थिति में यदि व्यक्ति अनसक्सेसफुल है, इट डजंट मीन कि वो हर परिस्थिति में अनसक्सेसफुल है। किसी एक परिस्थिति में यदि व्यक्ति सक्सेसफुल है, इट डजंट मीन कि वो हर परिस्थिति में सक्सेसफुल है, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी लर्निंग है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तीसरा मिथ है पर्सनालिटीज कैन बी टाइपिफाइड, कि हम व्यक्तित्वों को स्वरूपों में बांट सकते हैं, तरीकों में बता सकते हैं। इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, इसकी खराब पर्सनालिटी है, इसकी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, इसकी डल पर्सनालिटी है। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। यहां डिबेट है यूनिकनेस वर्सेस लेबलिंग। पर्सनालिटी में यूनिकनेस होती है या पर्सनालिटी में लेबलिंग होती है, अर्थात उसको हम कोई लेबल दे देते हैं। प्योरिस्ट मानते हैं पर्सनालिटी यूनिक होती है, वी कैन नॉट लेबल द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। बट जो पर्सनालिटी थियरीज देने वाले लोग हैं, खासतौर पर टाइप थियरीज देने वाले लोग, वो कहते हैं नहीं, पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम लोगों की पर्सनालिटी को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां भी फिर डिबेट है यूनिकनेस वर्सेस लेबलिंग की। आइए एक अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जो लर्नर को लर्निंग के लिए तैयार करता है। बच्चे की इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के साथ साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए व्हाट इज मोटिवेशन। समथिंग विच इंस्पायर्स, स्टिमुलेट्स एंड एनर्जाइज द इंडिविजुअल टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स। कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ उसके अंदर से इंस्पायर करता है, उसको उद्वेलित करता है, उसको ऊर्जित करता है, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक बायोलॉजिकल या साइको सोशल स्टेट है जो व्यक्ति के अंदर होती है, और ये जो अफेक्टिव अराउजल है, अर्थात किसी भी व्यक्ति की भावनाओं की जो अवस्था है, फीलिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन, और वो क्या पाना चाहता है, उसका एंटिसिपेशन क्या है, व्हाट इज हिज और हर एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शन, इन दोनों से प्रभावित होता है उसका मोटिवेशन। मोटिवेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम मोटिवेशन के कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे। खासतौर पर मोटिवेशन के चार एलिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। खासतौर पर मोटिवेशन के 4 एलिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। द फर्स्ट वन इज नीड, आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, सेक्सुअल अर्जेस। हम क्यों कुछ सीखना चाहते हैं? क्योंकि हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अपना सहगामी चाहिए। देन देयर आर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, इंडिपेंडेंस की नीड है, सिक्योरिटी की नीड है, प्रेम की नीड है, अफेक्शन की नीड है, अचीवमेंट की नीड है। विल टॉक अबाउट ऑल दीज नीड्स व्हेन आई विल टॉक अबाउट द मॉस्लोज नीड हायरार्की इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स। नीड के बाद है ड्राइव, चालक। 2 तरह के चालक होते हैं। प्राइमरी ड्राइव्स बायोलॉजिकल नीड से जन्म लेती हैं। जैसे भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन भोजन की आवश्यकता आपको कौन बताता है? आपकी भूख बताती है। भोजन की आवश्यकता भूख को जन्म देती है। पानी की आवश्यकता प्यास को जन्म देती है।
अगर पानी की आवश्यकता ना हो शरीर को तो प्यास लगेगी नहीं। सो देयर आर सर्टेन ड्राइव्स, दो तरह की होती है, प्राइमरी ड्राइव्स जो बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए जन्म लेती हैं, एंड सेकेंडरी ड्राइव्स जो हम प्राइमरी ड्राइव से रिलेटेड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को पाना चाहते हैं। जैसे प्यास तो प्राइमरी ड्राइव है, लेकिन प्यास पानी से बुझेगी, प्यास दूध से बुझेगी, प्यास मदिरा से बुझेगी, या प्यास किसी जूस के पीने से बुझेगी, ये सेकेंडरी ड्राइव है, ये प्राइमरी ड्राइव नहीं है। प्राइमरी ड्राइव प्यास है, लिक्विड की कमी बॉडी में, वो प्राइमरी ड्राइव है, वो प्राइमरी ड्राइव को जन्म दे रही। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन में दो और है। मोटिव, मोटिव की जब हम बात करते हैं, मोटिव की जब हम बात करते हैं तब दो तरह के मोटिव हैं। स्टिमुलस मोटिव्स हैं जो हमारे सेंसेस से जन्म ले रहे हैं, एक्सप्लोरेशन और मैनिपुलेशन जैसे मोटिव्स हैं, और कुछ सोशल मोटिव्स हैं जो हमारी सामाजिक आवश्यकता है, वो मोटिव्स हमें पूरा करने हैं। अचीवमेंट का मोटिव है, एफिलिएशन का मोटिव है, पावर का मोटिव है, तो वो नीड और ड्राइव के साथ मोटिव भी अपना रोल प्ले करते हैं। देन इंसेंटिव्स, हमें पाने के बाद मिलेगा क्या। इंसेंटिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं, रिवार्ड है, अप्रेजल है, प्रमोशन है, ये सब पॉजिटिव इंसेंटिव्स हैं। फिर क्रिटिसिज्म है, पनिशमेंट है, डिमोशन है, ये सब निगेटिव इंसेंटिव्स हैं। तो मोटिवेशन में नीड, ड्राइव, मोटिव, इंसेंटिव सबका अपना रोल होता है। अब मैं नीड पर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। ये मॉस्लो की नीड हायरार्की है, जिन्होंने 5 लेवल्स ऑफ नीड्स की बात की थी। लेट मी टॉक अबाउट इट। पहली नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड, जो आप इस पिरामिड के बॉटम में देखते हैं, जो हर एक की आवश्यकताएं हैं। सांस लेना सबकी आवश्यकता है, हवा चाहिए। फूड सबकी आवश्यकता है, खाना चाहिए। वाटर सबकी आवश्यकता है, पानी चाहिए। सेक्स सबकी आवश्यकता है, सोना सबकी आवश्यकता है। होम्योस्टेटिस, वाटर जो एक एडजस्टमेंट की, वो सबकी आवश्यकता है। एक्सक्रीशन, जो निष्कर्षण आप करते हैं मलमूत्र का, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, उसको आपको पूरा करना ही होगा। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो आप सेफ्टी पर आते हैं। सेफ्टी में बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली हेल्थ, प्रॉपर्टी, यस, ये सारी चीजें सेफ्टी नीड्स में आती हैं। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो मित्रता, परिवार, संगी साथी, प्रेम संबंध, लव और बिलोंगिंग्स की बात होती है। उसके बाद और ऊपर के लेवल पर जाते हैं तो अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट जनरेट करना, दिस इज एस्टीम नीड। देन द टॉप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आपकी नैतिकता, आपकी क्रियात्मकता, आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपका समस्या समाधान, आपको कोई पूर्वाग्रह ना रहे, आप सब चीजों को फैक्ट्स के आधार पर एनालाइज करें, ये सारी चीज आती है। तो मॉस्लो ने इस पूरी नीड थ्योरी को आप पढ़िए, मॉस्लो की, इस ब्लॉक में और उसके अगले ब्लॉक में इस पर काफी डिस्कशन है। आप इसको पढ़िए तो आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जब हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो दो तरह के मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेट किया जाता है, जैसे किसी को पुरस्कार देकर या किसी को पनिशमेंट देकर उसको मोटिवेट करना। दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदर होता है, जो आप कुछ हासिल कर लेते हैं, उसकी जो खुशी है, कुछ प्राप्त करने के लिए आप में जो ललक है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में इसको यूज करते हैं अपने लर्नर्स के साथ, तो हमें दोनों तरह के मोटिवेशन पर बात करनी होती है। इसके बाद के जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग को और हमें अपने लर्नर में देखना जरूरी है, वो है लर्नर का एटीट्यूड और लर्नर का एप्टीट्यूड। मैं इनकी भी संक्षेप में बात करता हूं। एटीट्यूड दो तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करता है।
जो उसके सामने आने वाले अनुभवों में, उदाहरणों में सकारात्मकता ढूंढता है, जो लोगों की केयरिंग करता है और लोगों को अनसेल्फिश बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा दुनिया के साथ, अपने चारों तरफ के परिवेश के साथ पीस अर्थात शांति की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनमें सकारात्मक एटीट्यूड होता है। प्लीज चेक योर सचिन network, because on my second system the network is perfectly okay and it is coming. Then negative attitude, दूसरे तरह के लोग हो सकते हैं। या रितु, आई नो आई एम जस्ट फिनिशिंग इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड में हम लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं चीजों को, डिसएग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है या दूसरे कन्फ्रंटेशंस होते हैं। ऐसे लोग प्रेजुडिस जनरेट कर लेते हैं, खासतौर पर दूसरों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, उनके प्रति ज्वेलसी की भावना उनमें प्राकृतिक रूप से जन्म ले लेती है। ऐसे लोगों में एक आदत होती है कि वस्तुओं को, लोगों को, स्थानों के साथ जब कोई इंटरेक्शन कोई करे तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस रखें। वो अपने अनुभवों को भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो शायद यदि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते तो एक बड़े विजन में वो एनलार्ज हो जाता। तो दोनों तरह के बालक हो सकते हैं। एटीट्यूड में 3 तरह के कंट्रीब्यूटर्स हैं। एटीट्यूड डेवलप करते हैं पेरेंट्स, एटीट्यूड डेवलप करते हैं स्कूल टीचर्स और पीयर्स, और एटीट्यूड डेवलप करते हैं बच्चे के अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस। माता पिता का कैसा एटीट्यूड है अपने जीवन को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने बुजुर्गों के प्रति अपने व्यवहार को लेकर, वो बच्चों में सीधे जाता है। जैसा माता पिता अपने समाज के साथ, अपने काम के साथ, यदि माता पिता बहुत मेहनती हैं तो बच्चे देखते हैं, समझते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। विद्यालय में विद्यालय का कैसा एटीट्यूड है, शिक्षक टीचर्स का, शिक्षकों का कैसा एटीट्यूड है, उनके संगी साथियों का कैसा एटीट्यूड है, ये सब एटीट्यूड बच्चे के एटीट्यूड में कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। और बच्चे के अपने सांवेगिक अनुभव, कई बार बच्चे के साथ घटने वाली कोई घटना भी उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस को चेंज कर देती है और वो उसके एटीट्यूड में परिवर्तन ले आता है। एटीट्यूड कैसे विकसित होता है? एक्सपोजर से। जब हम किसी को एक्सपोजर देते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग, साथ साथ सीखने की में मदद करते हैं। सेल्फ परसेप्शन, उसके अपने व्यवहार से जब वो कुछ सीखता है। Let me stop for a minute and check whether the live is going on or not. Some students are saying that they have some network issue. Okay, I know why this network issue is there. Let me stop. Okay, so now I think it is again back. Whenever I have a background video, it is creating some problem. So I stopped that anyway. तो बच्चों का जो अपना परसेप्शन है, सेल्फ परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ और ओन बिहेवियर, वो भी एटीट्यूड को जन्म देता है। और अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, किस स्तर तक सेटिस्फाई करते हैं, यह भी हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड भी है। अब हम अगली बात करते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर when we talk about our learners. Everyone has some specific abilities in certain areas. प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता होती है। हम कई बार इसके साथ इंटरेस्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसकी इसमें रुचि ज्यादा है। आपकी रुचि किसी क्षेत्र में हो सकती है, आपका एप्टीट्यूड उस क्षेत्र में हो भी सकता है और नहीं भी। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। I have a lot of interest in singing, but when I try to sing,
I don't have that ability. I don't have control on my voice modulation. I don't have control on my throat. Then it means I don't have that aptitude. But I have interest. So, interest and aptitude are two different things. So, never get confused with interest. किसी भी क्षेत्र में सफल होना केवल आपकी रुचि पर निर्भर नहीं करता। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी क्षेत्र में रुचि तो होती है, लेकिन जब वो उस क्षेत्र में काम शुरू करते हैं तो कई बार वो उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस क्षेत्र में काम करने के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो अभिक्षमता चाहिए, देखिए हिंदी में एप्टीट्यूड को अभिक्षमता कहते हैं और इंटरेस्ट को अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि और अभिक्षमता में अंतर है, दोनों एक नहीं है। तो वहां एप्टीट्यूड का रोल होता है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट एक नहीं है, यह आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, एप्टीट्यूड आखिर है क्या? एप्टीट्यूड इनबॉर्न नहीं होता केवल। एप्टीट्यूड आपकी इनबॉर्न कैपेसिटीज और आप जो कौशल, जो योग्यताएं अर्जित करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, जो व्यक्ति में किसी भी समय होता है और जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप देखिए, आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं एडमिशन के लिए, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मेडिकल का एग्जाम एंट्रेंस देते हैं, मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप में वो अभिक्षमता है या नहीं। आपका इंटरेस्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, उस पर्टिकुलर वोकेशन में, उस पर्टिकुलर एरिया में, बट इफ यू डोंट हैव एप्टीट्यूड, देयर इज अ possibility that you may not get success in that particular area if you do not have particular level of aptitude for that area. So why I'm saying this? Because I'm talking about the learner. So what do you need to understand? You need to understand the intelligence of your learner. You need to understand the personality of your learner. You need to understand the level of motivation in your learner. You need to understand the attitude and aptitude of your learner. All these are equal contributors for learning. एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड आपके अंदर ज्ञान और कौशल को किसी क्षेत्र में प्राप्त करने की एसेंशियल एबिलिटीज का सेट है। ये कोई एक एबिलिटी नहीं है, ये एक स्पेशल एबिलिटी है। ये व्यक्ति के संभावित विकास को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है। ठीक, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सेंसरी कंपोनेंट्स एंड साइकोमोटर कंपोनेंट्स। अभी मैं इनकी बात यहां डिटेल में नहीं करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द मटेरियल, सो यू कैन रीड देयर। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन लर्निंग, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी in your learners. Creativity refers to the ability to create or discover something that is novel and has some value for the society. दो चीजें ध्यान रखिए, novel and value for the society, अर्थात कुछ नयापन क्रिएटिविटी की खासियत है और समाज के लिए उसकी क्या वैल्यू है वो भी क्रिएटिविटी में आता है। दोनों चीजें इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तब क्रिएटिविटी में आपकी समस्याओं को पहचानने की योग्यता, अर्थात क्या आप उन कमियों से, उन आवश्यकताओं से या उन गलतियों से परिचित हैं, अवेयर हैं, जो आपके चारों तरफ के परिवेश में हैं। क्रिएटिविटी के लिए एबिलिटी टू सेंस प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्लुएंसी की बात आती है। फ्लुएंसी मीन्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस और जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट। ये सृजनात्मकता नहीं है विशाल, ये सर्जनात्मकता है। हिंदी में सृजनात्मकता और सर्जनात्मकता में अंतर होता है। ये सृजन नहीं है, ये सर्जन है।
जी, तो बहुत से लोग क्रिएटिविटी को सृजनात्मकता लिखते हैं, बट सृजनात्मकता इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। फ्लुएंसी आपकी एबिलिटी कि आप कितनी तेजी से जो डिफेक्ट, जो नीड, जो डिफिशियंसी आपने आइडेंटिफाई की है, जो समस्या आपने पहचानी है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करना या उसकी संभावनाएं जनरेट करना, इसकी एबिलिटी, ये सेकेंड डायमेंशन। देन फ्लेक्सिबिलिटी, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस या आंसर्स आपने एक प्रॉब्लम के ढूंढे हैं, उनके बीच में अलग अलग वैरायटी को ढूंढना और उन पर सोचना, रिफ्लेक्ट करना और अपनी सोच की दिशा को बदलने की क्षमता, यह फ्लेक्सिबिलिटी है। जो नेक्स्ट डायमेंशन है क्रिएटिविटी का, वो है ओरिजिनलिटी। जब हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो ओरिजिनलिटी में द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिक और न्यू आइडिया, अर्थात जिसका इनोवेशन बड़ा उदाहरण है। देन इलेबोरेशन, इलेबोरेशन का मतलब द एबिलिटी टू डेवलप वेल एन आइडिया एंड इनसाइट। थिंकर्स को देखिए, राइटर्स को देखिए, उनको अब एक छोटा सा आइडिया दीजिए, उसमें पूरी स्टोरी इलेबोरेट कर देते हैं, पूरी कविता लिख देते हैं, पूरा महाकाव्य लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, इलेबोरेशंस। देन रीडेफिनिशन, किसी चीज को दूसरी तरह से डिफाइन करना। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज ऑपरेशंस इन सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में चीजों को इम्प्रोवाइज करना। दिस इज कॉल्ड रीडेफिनिशन। तो क्रिएटिविटी के ये 6 डायमेंशन है। क्रिएटिविटी के बाद इंटरेस्ट की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इंटरेस्ट की चर्चा हुई थी जब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, और बहुत से विद्यार्थियों ने ये कहा कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, ये समझने की जरूरत है। तो इंटरेस्ट टर्म का यूज हम करते हैं उन फैक्टर्स को डेजिग्नेट करने के लिए जो किसी भी इंडिविजुअल को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी एक्टिविटी के प्रति अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। कहीं कुछ अच्छा घटित हो रहा है या कहीं कुछ भी घटित हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा ये आप तय करते हैं अपने इंटरेस्ट से। आपके विद्यालय में मान लीजिए तैराकी की कक्षा चल रही है, एक तैराकी का प्रशिक्षक भी है, तरणताल भी है, स्विमिंग पूल भी है। नाउ if a student is attracted towards that, it shows that student has interest. अभी हम एप्टीट्यूड पर नहीं है। एंड इफ अ स्टूडेंट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, रिपेल नहीं, यहां नहीं जाना है, आई हैव इंटरेस्ट इन बैडमिंटन, नॉट इन दिस स्विमिंग। सो इंटरेस्ट इज बेसिकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी। वेबस्टर ने इसको डिफाइन किया, वेबस्टर डिक्शनरी ने, इंटरेस्ट एज एक्साइटमेंट ऑफ फीलिंग, सॉरी, interest as excitement of feeling accompanying special attention to some object or concern। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चिंता के प्रति जो स्पेशल अटेंशन के साथ जुड़ा हुआ एक्साइटमेंट है, वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को हम कई तरीके से डेवलप कर सकते हैं। हम बच्चों की जो डिजायरेबल एक्टिविटी है उनकी वाइड रेंज उनके सामने रखें, विभिन्न प्रकार की चीजें उनके सामने रखें, उनकी कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेट उनको एक्टिविटीज दें, उनको वे क्रियाकलाप करने को दें जो उनकी क्षमताओं से जुड़े हों, उनको ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करें जहां पर उनको सेटिस्फेक्शन मिले, तब हम उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही एक और अंतिम चर्चा मैं अगले 5 मिनट में समाप्त करूंगा। अंतिम डायमेंशन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का, क्यूरियोसिटी। The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन ये बताने के लिए काफी है कि क्यूरियोसिटी क्या होती है। सोच कर देखिए, क्या अपनी कक्षा में हम अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं? क्या हम उनको प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करते हैं? क्या उनके किसी ऐसे प्रश्न पूछने पर जो प्रश्न हमारे विषय से संबंधित नहीं है, अभिरुचि, आनंद बेहरा इंटरेस्ट की हिंदी अभिरुचि है, तो
हमें क्यूरियोसिटी पर भी विचार करना होगा। हम क्यूरियोसिटी कैसे विकसित कर सकते हैं? इस पर बहुत डिटेल में चर्चा आपके मटेरियल में की गई है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। ब्रेन को लर्निंग के लिए तैयार करिए। अगर ब्रेन लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हो सकती। लर्निंग को रिवार्डिंग बनाइए। लर्निंग को रिवार्डिंग बनाइए। सीखने से बच्चों को कुछ मिलेगा, कुछ पुरस्कार मिलेगा। सही प्रश्न पूछिए। अपने विद्यार्थियों को भी सही प्रश्न पूछने के लिए तैयार कीजिए। स्वयं क्यूरियस होइए। बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करिए। क्या, क्यों, कैसे, कब। बच्चों से प्रश्न पूछिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक्टिव लिसनिंग को इंकरेज कीजिए। क्लास में एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण को हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं? और नई इंफॉर्मेशन छोटे छोटे चंक्स में दीजिए, एक साथ मत दीजिए। ठीक। तो आज हमने साथियों चर्चा की खासतौर पर अपने ब्लॉक 2 के तीनों यूनिट्स, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 में जो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनके बारे में संक्षिप्त में। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद जब आप ब्लॉक 2 पढ़ने बैठेंगे तो उसकी तीनों यूनिट पढ़ने में आपको आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी, जिससे जब आप अपने असाइनमेंट या एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आप बेहतर ढंग से ऐसा कर पाए। ये समय है प्रश्न लेने का, तो अब मैं अगले 10 से 15 मिनट कुछ प्रश्न लेता हूं और उसके बाद इस सत्र को विराम दूंगा। मैं वापस से फेस टू फेस मोड में आता हूं, जिससे कि आप लोग मुझे देख पाए। जी, अब हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है, आज के चर्चा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आप कुछ जानना या समझना या पूछना चाहते हैं, तो हम जान सकते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे शाम को 5 बजे, तब हमारी चर्चा होगी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड प्लानिंग टीचिंग लर्निंग पर। ठीक। मीनाक्षी का प्रश्न है, सर मुझे ये बताएं कि मैं हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, मुझे क्वेश्चंस का समझ नहीं आ रहा है कि जो चैप्टर में गिवन क्वेश्चंस हैं बस हर चैप्टर से वही करें या एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करें। मीनाक्षी, नोट्स बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट फेस टू फेस टीचिंग कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उसके नोट्स बना रहे हैं। आप मटेरियल को पढ़िए, उसको समझिए। आपके मटेरियल के हर पेज पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर आप देख सकते हैं तो। ये आपका स्टडी मटेरियल की एक बुक है मेरे पास। यदि मैं इस स्टडी मटेरियल के किसी भी यूनिट को खोलूं, मैं आपको एक यूनिट खोलकर बताता हूं, शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, ये आपकी पहली यूनिट है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनिट 1 लर्नर इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। अगर आप इस मटेरियल को अंदर खोलेंगे तो ये देखिए, हमने यहां पर ये स्पेस दिया, ये स्पेस दोनों साइड, ये स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये मार्जिन है। ये मार्जिन जानबूझकर छोड़ा गया इग्नू के मटेरियल में। आप इस मार्जिन पर अपने पॉइंट्स लिखिए, आप यहां अपने समरी पॉइंट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, कंसेप्ट मैप्स बनाइए, मेनोमिक्स बनाइए, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको भी नोट करिए। क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे, जैसे ही ये लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कई जगह रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, जैसे ही आपके ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे, आपके स्टडी सेंटर आपके काउंसलिंग सेशंस अनाउंस करेंगे, आप वहां जाइए, आपने जो पॉइंट नोट किए हैं उन पर क्लैरिफिकेशन लीजिए। नोट्स बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। या एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स विक्रम। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ Vikram Kumar Rathore, difference between attitude and aptitude. Attitude is your
बिहेवियर और एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स समथिंग, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड को हमारी अभिवृत्ति, हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। हम किसी चीज को कैसे लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ऑनलाइन क्लास फेसबुक लाइव से आपको ले रहा हूं, हो सकता है आपका इस सेशन को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड हो, कि आप इस एटीट्यूड के साथ इस सेशन में आए हो कि मैं अगर इस सेशन को ज्वाइन करूंगा तो शायद मुझे मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ने में मदद मिलेगी, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी पढ़ाई में, मेरे असाइनमेंट में, मेरे एग्जाम में मुझे मदद मिलेगी। ये भी किसी विद्यार्थी का एटीट्यूड हो सकता है कि हमारा तो 1.5 GB डेटा खर्च हो जाएगा, हमें उस 1.5 GB डेटा में हम दोपहर में एक मूवी देख लेंगे, एक सीरियल देख लेंगे, तो ये सेशन तो बाद में भी देखा जा सकता है, और मटेरियल में तो सब कुछ लिखा ही है, पढ़ने की क्या जरूरत है। सो दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेम थिंग। बट एप्टीट्यूड इज योर एबिलिटी, योर इनेट एबिलिटी। आपका इंटरेस्ट तैराकी में है, लेकिन आप हाथ पैर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पानी में जाते ही आपके हाथ पैरों पर जो आपका कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो आप में वो एबिलिटी नहीं है, वो एप्टीट्यूड नहीं है। तैराकों को लेकर आपका एटीट्यूड सकारात्मक हो सकता है कि तैराकी अच्छी चीज है, हमें सीखनी चाहिए, आपकी रुचि भी हो सकती है। तो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट तीनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, या बिकॉज वी कैन टीच डिफरेंट IQ लेवल स्टूडेंट्स इन सेम क्लास by using different types of materials. There are the students who grasp things very fast. There are students who match the pace of your teaching learning. There are students who may not match the pace of your teaching learning, but if you give them support, if you give them additional activities, if you give them some additional reading material, they will also learn. So you plan your teaching learning keeping in mind all three types of learners and you can support. शशांक शेखर, विद्यार्थी और शिक्षार्थी एक ही है या अलग अलग? फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अगर इसका दार्शनिक उत्तर मैं दूं तो विद्यार्थी और शिक्षार्थी अलग अलग है। विद्यार्थी वो है जो कुछ विद्या प्राप्त करने की इच्छा से आया है, और शिक्षार्थी वो है जो केवल कुछ शिक्षा प्राप्त करके, जो उसके लक्ष्य हैं, बीएड पास करना, कोई डिग्री हासिल कर लेना, केवल वहीं तक आया। कि विद्यार्थी और शिक्षार्थी में यदि आप अंतर करने लगेंगे तो पहले विद्या और शिक्षा में अंतर समझना पड़ेगा, जो एक दार्शनिक प्रश्न है, जो आज की चर्चा का विषय नहीं है। सर, हाउ वी डिसाइड मेंटल एज ऑफ एनी लर्नर? पारुल, we don't decide on our own. There are intelligence tests, standard intelligence tests. We give those tests to the learners, then we get the score of the learners, then we compare with the table that if 10-year-old student is capable of answering this much questions correctly, which are assumed to be answered by a 12-year-old student, so the mental age of that student is 12 year. So you cannot decide on your own कि उसकी mental age क्या होगी. You need to use the tool. Okay. Why there is a need to view every learner, every child as a learner? Yes, Shivani Tawar, every child is a learner. क्योंकि लर्निंग की इच्छा, सीखने की इच्छा, यह हमारी नैसर्गिक लक्षण है. इट इज आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट. एवरी इंडिविजुअल वांट टू लर्न. व्हाट ही और शी विल लर्न depend upon his or her interest, aptitude, attitude, and more the environment which we are providing to him or her. I am giving you one example. In the mathematics class, many times we have observed, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे गणित, कुछ बच्चे गणित से भाग जाते हैं, गणित को कठिन समझते हैं. लेकिन गणित को बच्चे कठिन इसलिए नहीं समझते कि गणित कठिन है. हो सकता है हमारे सिखाने का तरीका कठिन हो सकता है हम बहुत पुस्तकीय गणित उनको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनके चारों ओर के परिवेश में जो गणित है, उनके घर के कमरे में जो गणित है, उनकी चादर में जो गणित है, उनके खाने की थाली में जो गणित है, उस गणित के उदाहरण कभी दे ही नहीं रहे.
हम गणित को एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट की तरह, एक अमूर्त विषय की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यदि हमने उसको शुरू से रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना शुरू किया तो यह भी संभावना है कि जिन बच्चों की रुचि गणित में नहीं थी उनकी भी रुचि गणित में विकसित हो सकती है, उनका भी एटीट्यूड पॉजिटिव मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है, तो उनमें भी गणित सीखने की इच्छा जागृत हो सकती है। सो एवरी लर्नर इज अ लर्नर। How we calculate EQ, Ritu? There are tools to calculate EQ. There are many tools available online as well as offline, emotional quotient scales. So you can use those tools. Okay. Any other question? मीनाक्षी, मटेरियल का इशू तो है, मैं हर सेशन में ये कहता हूं। ये आप मान लीजिए मटेरियल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक दिल्ली में पोस्ट ऑफिस काम करना शुरू नहीं करते। अभी जिस एरिया में विश्वविद्यालय है और जब इवन जिस एरिया में मैं बैठा हूं, दोनों ही एरिया कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन में है। तो रेड जोन में अभी बहुत सारे क्रियाकलापों की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही पोस्ट ऑफिस काम करने शुरू करेंगे, हमारा विश्वविद्यालय खुलेगा, स्टाफ वहां आएगा, विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक शिक्षक की ये चिंता है और हम रोज इस पर चिंता कर रहे हैं कि जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा तत्काल हम स्टडी मटेरियल आपको डिस्पैच करें। तब तक के लिए आप ई कंटेंट ऐप या ई ज्ञान कोश से मटेरियल को डाउनलोड करके और उसको सेव कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने में भी आपको बहुत सुविधा मिलेगी। So now thank yous are coming. So thank you very much. I tried my level best to explain the block 2. So what I told you in Wednesday's discussion, बुधवार को एक बार मैं फिर रिपीट करूं, हम शाम को 5 बजे मिलेंगे क्योंकि वो वर्किंग डे होता है। आप में से बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर वर्किंग डे में आप दोपहर का सेशन ना रखें, इसलिए मैंने इसको शाम के सेशन में रखा। और सिंगल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यस, एक तरह से सेम ही है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जिसमें माता पिता और उसके बच्चे, कंपाउंड फैमिली का मतलब जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके चाचा ताऊ सब है। ठीक, तो भारत में कंपाउंड फैमिली का कंसेप्ट रहा है, लेकिन अर्बनाइजेशन आज यहां भी न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट लेकर आ गया है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई थैंक यू ऑल। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखें, नियमों का पालन करें, अपने आसपास स्वच्छता रखें और आरोग्य ऐप पर अपनी जांच करते रहें। उस ऐप की मदद से लोगों की मदद करते रहें, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे, हम सब की ये चिंता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार।